नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा-सा गला खराब हो चुके हैं। शायद आपको साउंड में कुछ सुनने में दिक्कत हो, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी देखिए, इम्पोर्टेंस पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इस वीडियो लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल आप सभी जानते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इसी तरीके से और एक डिपॉजिटरी फर्म है, इसका नाम है एनएसडीएल। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही एक डिपॉजिटरी फर्म है। तो जो लोग मार्केट में नए हैं उसको बता दूं, सीडीएसएल और एनएसडीएल दोनों ही एक ही काम करता है। दोनों का काम सेम टू सेम है और दोनों दोनों ही मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों का काम सेम है, तो इसलिए मोनोपोली ऐसे ऐसे नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के काम एक्चुअली आप मान के चलिए कोई भी डीमैट अकाउंट है आपका, तो डीमैट अकाउंट में जितने सारे आप स्टॉक बाई करके रखे हैं, वो बाइंग के सारे स्टॉक डायरेक्टली आपको सीडीएसएल के पास चला जाएगा। और जब वो माल आप सेल करेंगे मतलब पहले बाय करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे, तो सेलिंग में वो सारे जो सेलिंग आप करेंगे, तो इसका एक्स्ट्रा जो चार्जेस है, वो आपको सीडीएसएल को देना पड़ेगा। इसीलिए कंपनी एक मोनोपोली बिज़नेस एन्जॉय करता है। कंपनी के कुछ दिनों से जो डिलीवरी का परसेंटेज है, वो सबसे पहले दिखा दूँ। देखिए डिलीवरी में एक वीकनेस देखने को मिला था, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहा था, ये सारे डिलीवरी में वीकनेस है, क्या इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी का फंडामेंटल उसके साथ फाइनेंशियल देखना चाहिए। अगर दोनों चीज़ ठीक है, उसके बाद आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, उस बेसिस में देखा जाए तो सीडीएसएल जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, इसके बारे में एक बात कहूँ, ये कंपनीज़ के ऊपर जो सिचुएशन है, जो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, वो शानदार दिखेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट आएगा, वहाँ पे भी शानदार आपको सेल्स देखने को मिल जाएगा। तो सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस कम कम हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा कम हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा कम हुआ था बीच में, वो फिर से रिकवरी हो चुके हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। जब कंपनी का फाइनेंशियल ठीक है, मतलब बेस्ट है, उसके साथ-साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हैं। चलो मैं इन्वेस्टर आपको दिखा देता हूँ और भी आपको आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं। एफएस खुद होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, सॉरी डीएस खुद होल्डिंग बढ़ा चुके हैं और एफएस के पास जो होल्डिंग है वो फिर से थोड़ा-सा वीकनेस में है, कोई बात नहीं। तो प्रोमोटर के पास थोड़ा-सा होल्डिंग्स कम हुआ। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सीडीएसएल के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी बेचा गया और एक्चुअली मैं बता दूँ कि सीडीएसएल का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग्स है, एक्चुअली सीडीएसएल का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो कितना है? अराउंड 15% के आसपास। तो छोटा-मोटा होल्डिंग है क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम ही होता है। अभी देखिए यही चीज़ आपको मैं चार्ट पैटर्न में दिखा दूँ, तो मैंने क्यों ट्रेड लिया और कहाँ पे लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद क्या बना, एक बिग हेड, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अभी देखिए जब भी मैं आपको बताऊँ कि जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न बने, तो आपको एक टेल लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से कोई टेल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपको करना क्या है, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, उस कैंडल को मार्किंग करना, उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग चाहिए और उसी के ऊपर आपको एंट्री मिलेगा। तो देखिए फाइनली एंट्री मिला और धीरे-धीरे करके कंपनी टारगेट भी अचीव कर दिया। अभी एंट्री लेवल से करंट एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 38% के आसपास टारगेट मिला और वो भी कितने दिनों में मिले? आप देखेंगे एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 34 डेज़ में। तो सोचिए 34 डेज़ में आपको 38% का टारगेट मिला। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकते हैं? बाकी आप एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ कि ज़ोमैटो के ऊपर आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ज़ोमैटो जिस तरीके से एक लार्ज कैप कंपनी है और उस टाइप के कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अभी तक देखने को नहीं मिला। क्योंकि ज़ोमैटो का जो बिज़नेस है, वो पहले बहुत लॉस मेकिंग था। लॉस मेकिंग होने के पीछे कारण भी है। कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा था, इनकम के कई गुना तुलन।
कई गुना तुलना से कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा था और सबसे इसका जो एक्सपेंस था वो है डिलीवरी बॉयज़ का। डिलीवरी बॉयज़ को एटलीस्ट 35 रुपीज़ पर डिलीवरी में चार्जेस देना पड़ रहा था। आज वो डिलीवरी बॉयज़ का चार्जेस 20 रुपीज़ के आसपास आ चुके हैं और कंपनी ये भी बता रहा है कि वो चार्जेस और भी कम होने वाले हैं। तो एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, क्वार्टरली रिज़ल्ट आप देखेंगे तो एक्सपेंस में आप देखेंगे तो सबसे जो एम्प्लॉयी कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ तक चला जाते थे। 30, 40, 47 रुपीज़ तक आसपास। तो आज वो एक्सपेंस कहाँ तक आ गया? वो एक्सपेंस कम होके हो चुके हैं अराउंड 14.64 रुपीज़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी के जो एक्सपेंस है, वो एम्प्लॉयी कॉस्ट का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हुआ है। तो एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। ज़रूर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा इसीलिए क्योंकि आपको इस बात को याद रखना होगा कि जब कोई कंपनी खुद का एम्प्लॉयी कॉस्ट कम कर रहा है तो उस कंपनी का एक पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर देखने को चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट धीरे-धीरे करके उसका बिज़नेस को स्टेबिलिटी कर रहा है। देखिए, मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, मगर एम्प्लॉयी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एज़ अ इन्वेस्टर इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन जो एफएस है, वो 10% के आसपास होल्डिंग रखे थे, वो बढ़ के हो चुके हैं 54% के आसपास। टीएस के पास होल्डिंग 4.5% के आसपास होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 13% के आसपास। अभी पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है? देखिए, पहले कितना था 80%, आज कितना है 30%। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो लोग पहले देखेंगे तो वो कहेंगे सर बेकार कंपनी है, कंपनी का रिजल्ट बेकार है और कंपनी भी बेकार है। देखिए, कंपनी को मैं बेकार नहीं कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा-सा वीकनेस में था, आज धीरे-धीरे करके वो रिकवरी कर रहा है। कंपनी 2 बार ही कंपनी का प्रॉफिट जर्नी दिखाया। अभी देखना है कि जो 4 क्वार्टर आने वाले हैं टोटल, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 में रिज़ल्ट अच्छा आया, चलो कोई बात नहीं। अभी क्वार्टर 3 में और क्वार्टर 4 में किस तरीके से रिज़ल्ट करते हैं, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर वहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो अच्छी बात है। उसी के कारण मुझे इस कंपनी के ऊपर 2 बार ट्रेड मिला, फिर 2 बार मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला था, जो काफ़ी विथ पैटर्न्स था। फाइनली टारगेट अचीव हुआ। फिर से देखिए एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, ब्रेकआउट भी हुआ और मुझे लगता है ईज़ी तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकते हैं। इसके लिए टाइम लग सकता है, थोड़ा-सा करेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो। मेरे हिसाब से फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक हो रहा है, तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी सपोर्ट दे रहा है, तो टारगेट होने का चांसेस रहेगा। तो 58% के आसपास टारगेट होने का चांसेस है। बाकी मैं ट्रेड अब मेरे हिसाब से ट्रेड कंटिन्यू करूँगा। आपके हिसाब से क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरे वीडियो में सब सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। कोई भी आपको एज़ अ रिकमेंडेशन कभी भी दिया नहीं जाता। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं रिकमेंड करूँ। तो कंटिन्यू आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड जो आप सभी जानते हैं, इस कंपनी को 200 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर भी मिला है और वो टारगेट बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं कि 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। कंपनी को ज़्यादा टाइम लगेगा इस वंदे भारत टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया। कितना कर्जा? 2500 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 6000 करोड़ तक। और आप ध्यान से देखेंगे ये कर्जा लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा है। अभी एक चीज़ मैं बता दूँ, इस कंपनी के जो बोरिंग्स है, वो मतलब आदर्श बोरिंग्स है, वो नेगेटिव में चला गया था। आज वो ज़ीरो के आसपास है और कंपनी के जो ट्रेड रिसीव हुआ है, वो आप देखेंगे कंपनी को प्रोजेक्ट कर कितना करीबन 1100 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला है और कैश इक्विपमेंट कितना है? कैश इक्विपमेंट 4 साढ़े 4000 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छी बात है, कैश इक्विपमेंट जितना ज़्यादा रहेगा कंपनी के ऊपर एक काम करने के लिए एक हौसला भी बढ़ेगा क्योंकि हाथ में कैश इक्विपमेंट है, तो उस पैसे को वो रीयूज़ कर सकते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास निवेश है और हर कोई इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रीट करते हैं ज़रूर कमेंट्स करना। लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ तो कंपनी के एक एवरेज लेवल का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या बना था, कप हुई थी 100 पैटर्न्स, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है। मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ एक बड़ा-सा मौके का, यहाँ पे एक कप बनेगा और उसके बाद एक हैंडल बनेगा तो एक बड़ा एंट्री लेने के लिए मैं तैयार रहूँगा। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईएफएल एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड। देखिए कंपनी बहुत छोटा है, 3 करोड़ के आसपास है, 1000 नहीं 73 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट। वो बेनिफिट क्या है?
आपको 18 तारीख को हर एक एक के बदले 1:10 रेशियो का बोनस देगा। मतलब 10 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। लास्ट में एक ही बात कहूँगा, मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और माफ़ी चाहता हूँ फिर से मैं एक बार, मेरा गला खराब है तो इसलिए शायद ऑडियो में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ माफ़ी माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।